जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी। तो फाइनली हमारे साथ है सीनियर अंडर ऑफिसर अमन सर। इन्होंने एनसीसी का ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट यानी कि तीनों सर्टिफिकेट अमन सर के पास है। और कमाल की बात यह है कि अमन सर जब ए सर्टिफिकेट कर रहे थे यानी कि 1 MP नेवल यूनिट इनकी बटालियन थी और इन्होंने नेवल विंग से एनसीसी का ए सर्टिफिकेट किया है, बी और सी आर्मी विंग से किया है। तो जब इन्होंने ए सर्टिफिकेट किया था तो 1 MP नेवल यूनिट के बेस्ट कैडेट्स रह चुके हैं, ठीक है। तो इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जितने भी ए सर्टिफिकेट के कैडेट्स हैं उन सभी को। साथ में बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट में एक नेशनल कैंप किया है जिसको हम EBSB कैंप बोलते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें अमन सर और हम दोनों साथ में ही थे, जो कि हमारा MIT कैंप लगा था और वहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें एंजॉय की थी। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ आती है, इन्होंने RDC के लिए भी अपना सिलेक्शन दिया था, यानी कि इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन IGC तक अमन सर गए थ्रू कल्चरल, ठीक है। तो कल्चरल में सर के कुछ बेस्ट हम कह सकते हैं स्किल्स है या टैलेंट हम कह सकते हैं। काफ़ी अच्छी शायरी भी करते हैं, शायरी भी बोलते हैं, तो आगे आपको सुनने को भी एक दो शायरी मिलेगी हमारे देश के ऊपर। साथ में सर थोड़ा सा सिंगिंग से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छा रुझान है। इसके अलावा सर डांस कर लेते हैं, ड्रामा, एक्टिंग, काफ़ी सारी टैलेंट्स है सर में। जय हिंद कैडेट्स, आई एम एक्स SEO अमन सोलंकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज 10 MP बटालियन उज्जैन। मेरी जर्नी एनसीसी में एक कैडेट से स्टार्ट होकर सीनियर अंडर ऑफिसर तक ख़त्म हुई और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। मैंने बहुत सी कैंप्स किए, बहुत सारी चीज़ें की, बहुत कुछ सीखने को मिला। स्टार्टिंग में मैंने अपना ए सर्टिफिकेट किया 1 MP नेवल यूनिट NCC भोपाल, जो कि एक नेवल विंग है। वहाँ से मैंने ए सर्टिफिकेट किया और मैं वहाँ पे बेस्ट कैडेट भी रह चुका हूँ। उसके बाद मैं अपने कॉलेज में आया। कॉलेज लाइफ में मैंने बी और सी सर्टिफिकेट किए 10 MP बटालियन NCC उज्जैन। बी सर्टिफिकेट में तो फिर मैंने एक कैंप किए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो कि नेशनल कैंप है, और वो मैंने केरला लक्षद्वीप डायरेक्ट MP एंड CG डायरेक्ट के साथ किया। और उस कैंप में बहुत कुछ सीखने को मिला। कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, हमारे सर हमारे साथ में थे और बहुत सारे कुछ सीखने को पॉइंट्स थे कि दूसरे स्टेट के लोग से किसे क्या सीखना है, उनकी लैंग्वेज सीखना है, क्या सीखना है, बहुत कुछ सीखने को। तो सर सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपकी जर्नी को ए सर्टिफिकेट से। तो जितने भी कैडेट्स है ए सर्टिफिकेट आप कौन सी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, सबसे पहले वो जानेंगे। और सर आपका स्कूल कौन सा था, आपने ए सर्टिफिकेट कौन सी क्लास में सर ज्वाइन किया? मैंने 9th क्लास में ए सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल इनरोल हुआ था मैं 9th क्लास में, और 10th क्लास में हो गया था। करीबन 2 ईयर्स का था, 2 ईयर्स का स्टार्ट हुई थी जून मंथ में। और स्टार्टिंग में फिजिकल हुआ, 200 मीटर की रनिंग होती है, वो क्लियर करने के बाद आपका जो रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आप NCC ए सर्टिफिकेट के इनरोल हो जाते हो। वो करने के बाद आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है, आपकी परेड या प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। और गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल था, तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ के बंदे परेड के लिए दशहरा मैदान जाते थे, तो वो स्टार्टिंग में परेड पे ज़्यादा फोकस किया जाता था वहाँ। मतलब कि कुल मिला के आपकी एनसीसी में जो ड्रिल है, जो परेड है, उसको परफेक्ट किया जाता है सो डैट आपको एक बेस्ट कैडेट बनने की तरफ आगे लिया जा सके, है ना। तो सर आपने बताया कि आप मतलब बेस्ट कैडेट रह चुके हैं, तो आपके साथ फोटोज भी देख सकते हैं अमन सर का बेस्ट कैडेट के साथ, शील्ड के साथ। तो अमन सर यानी कि फर्स्ट ईयर में आपने बिल्कुल परेड वगैरह की, कोई कैंप होता नहीं हमारा फर्स्ट ईयर में एनसीसी का। सर सेकंड ईयर की आप जर्नी बताइए अपने एनसीसी की और किस तरीके से आप बेस्ट कैडेट बने? जी, फर्स्ट ईयर में ही मैंने मतलब दशहरा मैदान पे परेड कर ली थी। उसके करने के बाद मुझे क्या है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद ये हुआ कि मुझे आगे भी मौका दिया गया। कोई मतलब जो अपने अतिथियाँ कुछ इवेंट वगैरह हो रहे हैं, कोई बाहर इवेंट हो रहे हैं, तो मुझे पायलटिंग करने का मौका मिला। बहुत सी जगह मिला, मैं हर जगह एक्टिव रहता था, कहीं भी जाने का तो कहीं मना नहीं करने का, सभी जगह चले जाने का और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके चलने का। एक लीडरशिप सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, ये लीडरशिप बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये चीज़ लेके चलना, बंदों को सबको मैनेज करना। स्टार्टिंग में हमारे जूनियर्स आ गए, उनको मैनेज करना, तो ये चीज़ें देख के जो हमारे एनओ एसोसिएट NCC ऑफिसर होते हैं अपॉइंट किया। एनओ सर का नाम? मेरे एनओ सर का नाम था सेकंड ऑफिसर ब्रिजेश शर्मा सर। ओके, ब्रिजेश शर्मा सर, ओके सर, जो कि अपने नेवल विंग के एनओ थे, यानी कि उनकी यूनिफॉर्म भी नेवल विंग की होती है। सर आपका जो ए सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम के लिए जो कैंप लगा था, यानी कि एक कैंप करना कंपलसरी होता है हमारी ए सर्टिफिकेट के एग्जाम के लिए, चाहे कौन सा BO CO सभी एग्जाम के लिए एक कैंप करना कंपलसरी होता है। वो कैंप आपका सर कहाँ लगा था और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली? मेरा ए सर्टिफिकेट का कैंप लगा था शामला हिल्स भोपाल रीजनल कॉलेज में। वहाँ पे हमने फायरिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। ड्रिल के लिए हम फर्स्ट आए थे, ड्रिल में हमारा वहाँ पे जो कंपटीशन हुआ था उसमें ये सर्टिफिकेट में हमारे जो सभी विंग के थे, एयर विंग हो गई, अपनी आर्मी विंग हो गई, नेवल विंग हो गई, सभी के साथ हमारा कैंप हुआ था। उसमें हम जो नेवल के जो थे, हमारा फर्स्ट लगा था उस टाइम पे।
तो वो चीज़ें बहुत सारी मैनेज करने को मिली। और उसके बाद फायरिंग के लिए स्टार्टिंग में 9th क्लास में आप फायरिंग कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, हमने राइफ़ल देखी नहीं थी, वो चीज़ देखने को मिली। SLR अपनी SLR हो गई, उसको खोलना जोड़ना, ये चीज़ें हमने मतलब 9th में आप इतने छोटे हो उस टाइम पे आप सीख रहे हो, तो बहुत कुछ एक अलग सा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। यानी कि कुल मिला के एडवेंचर होता है अपने आप में, जी, है ना जी, सर? बिल्कुल, कि बिल्कुल। अलग जगह पे जाना, 10 दिन घर से दूर रहना, 10 दिन का गेम 10 दिन का। तो इस सर्टिफिकेट में सर ने 10 दिन का गेम था। क्वेश्चन है कि काफ़ी सारे कैट्स मुझे कमेंट करते हैं कि सर हम पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, तो आपने अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज किया साथ में? देखिए, मैनेज करना अपने ऊपर है कि आप इतना टाइम सब जगह इतना टाइम होता है आपके, मैनेज कर सकते हो आप। एक पढ़ाई को एक लेवल पे रखो, अपनी एनसीसी को एक लेवल पे रखो, मैनेज करना अपने ऊपर है। अगर आपने मैनेज किया तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। आप देखते हो बहुत सी एक बंदा कितनी चीज़ें कर लेता है, तो वो चीज़ें होती है। मैनेज करना अपने ऊपर है, अगर आपने मैनेज किया तो हो सकता है, जो चाहो वो कर सकते हो। बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर कुछ चीज़ को करना ही है ना तो वो अपने आप मैनेज हो ही जाएगी। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। करना है तो मैनेज हो ही जाएगी। सबसे सही लाइन बोली अमन सर ने। ओके अमन सर, एक लास्ट क्वेश्चन बचता है कि आप बेस्ट कैडेट बने कैसे? अगर किसी को बेस्ट कैडेट बनना है तो आप क्या 5 बातें अगर वो ध्यान रखे तो बेस्ट कैडेट बन जाए, ए सर्टिफिकेट की स्पेशली हम बात करें तो? ठीक है कैडेट्स, आपको अगर बेस्ट कैडेट बनना है तो सबसे पहले आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। आपको कैसे जाना है, आपको कैसे सारी प्रिपरेशन करके आपका ड्रेसिंग सेंस सबसे मतलब कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका यहीं दिख जाता है। ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर होना चाहिए, वर्दी प्रॉपर अच्छे तरीके से पहनो। उसके बाद होता है आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ होना चाहिए। तीसरी हो गई आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप हर चीज़ के लिए एक्टिव रहें, हर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है तो आगे आएँ और अपना आगे आके अपना बेस्ट दें। जितना आप अपना बेस्ट दोगे ना उतना आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि अपना बेस्ट देना तो अगर आपने अच्छा बेस्ट दिया, अपना बेस्ट दिया तो फिर आगे कोई रोक नहीं सकता आपको, ये सच है। ओके राइट सर, यानी कि सिर्फ 5 शब्द है। आपकी ड्रिल परफेक्ट होनी चाहिए, आपका यूनिफॉर्म यानी वर्दी अपनी एनसीसी की होती है, जी, जी। और नेवल विंग की तो आई थिंक व्हाइट कलर की होती है, तो उसको पूरा आयरन करके पूरा सफाई से होनी चाहिए। शायद 2-3 वर्दी रखनी पड़ती होगी आपको उस टाइम पे, है ना? इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, और जो 5th सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक्टिव रहना होगा हर चीज़ में। यानी कि 5 वर्ड्स अगर आप ध्यान रखें तो आप बेस्ट कैडेट बन सकते हो। मैंने भी कई बार इसी चीज़ें मतलब अपने जब अपनी एनसीसी जर्नी में भी ऑब्जर्व किए कि जो कैडेट मतलब कुछ कैडेट्स रहते हैं जो एनसीसी को सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए ज्वाइन करते हैं, कि अगर वो कुछ भी नहीं भी करेंगे तो जैसे एग्जाम देके अल्फा ब्रेवो कोई ना कोई सा सी ग्रेड मिल के तो पास होकर सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। बट डेट इज नॉट द मोटो, मतलब जो हमारा मोटो ये नहीं है। हमको एनसीसी से बहुत सारी चीज़ सीखना है, कैंप्स करने ज़्यादा सारा, ये मोटो होना चाहिए ना कि सिर्फ सर्टिफिकेट लेना। वो तो बाय प्रोडक्ट बताओ 100% मिलना ही है। आप फेल भी हो जाओगे तो आप वापस एग्जाम देके वो मिल जाएगा, लेकिन आप एनसीसी से क्या ले सकते हो, वो आपको कैंप्स वगैरह में चीज़ों को सीखने को मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच अमन सर। अब चलते हैं हम हमारे बी सर्टिफिकेट की जर्नी पे। अमन सर ने 9th और 10th क्लास में ए सर्टिफिकेट कंप्लीट किया। 11th 12th उनका बेसिक सा रहा, जिसमें उन्होंने 12th बोर्ड में अपना पूरा फोकस रखा। इसके अलावा कॉलेज के फर्स्ट ईयर में उन्होंने फिर से भर्ती वगैरह दी होगी, वहाँ पे उन्होंने बी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया। यानी कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बी सर्टिफिकेट किया, और 3rd ईयर में इनको सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देके सी सर्टिफिकेट मिल गया। यानी कि 3 साल कॉलेज में दिए और 2 साल स्कूल में दिए, तो टोटल 5 ईयर्स में एनसीसी जर्नी कंप्लीट होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब अमन सर आप मुझे एक बात बताइए कि एनसीसी का सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट कौन सा है? एनसीसी का सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट हो गया सी सर्टिफिकेट। सी सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि जो भी मार्क्स से जो भी ज़्यादा बेनिफिट है उसी के हैं। सी सर्टिफिकेट सबसे मोस्ट होता है। ओके, यानी कि अगर कैडेट ने ए सर्टिफिकेट नहीं कराया तो चलेगा, बट उसका सी सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। मतलब बी और सी तो होना ही चाहिए। बी और सी साथ में होते हैं। हाँ, बी और सी साथ में, क्योंकि बी सर्टिफिकेट के लिए ए सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, बट सी के लिए आपका बी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी, राइट सर? ठीक है, तो मतलब आपको सी सर्टिफिकेट चाहिए तो बी सर्टिफिकेट भी करना होगा। और मैं आप सभी को यही कहूंगा कि आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एनसीसी लेना, सो दैट आपका बी सर्टिफिकेट भी हो जाएगा और सी सर्टिफिकेट भी हो जाएगा। यानी कि 3 साल के कोर्स में आपको दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। ओके, सेम ये चीज़ मैंने भी की है। ओके अमन सर, तो हम शुरू करते हैं बी सर्टिफिकेट की जर्नी। सर, तो आपकी बी सर्टिफिकेट की जर्नी किस तरीके से, कौन से कॉलेज से और किस टाइम पे शुरू होती है? मेरी जर्नी स्टार्ट होती है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उज्जैन से। यहाँ पे 10MP बटालियन एनसीसी उज्जैन जो कि यहाँ पे एनसीसी है, और वहाँ पे मैंने एडमिशन लेने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे एनसीसी है और यहाँ पे इनरोल होना है। तो जब यहाँ पे एडमिशन मतलब इनरोलमेंट स्टार्ट होने लगा तो मैं भर्ती देने के लिए आया। भर्ती देने के लिए मुझे फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लाने पड़े थे। एनसीसी ए सर्टिफिकेट भी था मेरे पास, तो मुझे प्रायोरिटी दी गई। स्टार्टिंग में मेरी 800 मीटर की रनिंग हुई। रनिंग स्टार्ट होने के बाद थोड़ी नॉर्मल फिजिकल्स वगैरह, और ए सर्टिफिकेट था तो मुझे तो पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एक ये बेनिफिट था मेरे लिए। और उस टाइम पे कोविड चल रहा था, तो एक ये था, एक और बेनिफिट मिला कि बंदे कम आए सिलेक्शन देने के लिए, कम आए। कोविड के कारण बहुत सारे इशू आए, और
स्टार्टिंग में हमारा फर्स्ट ईयर भी ऐसे ही चले गया कि कोविड में इतना कुछ सीख नहीं पाए। बहुत सारे कैडेट जो मेरे साथ के थे इतना फर्स्ट ईयर में कुछ सीख नहीं पाए। बाकी हम तो क्या थे कि ये सर्टिफिकेट में सीख चुके थे, तो इतना हमें इशू नहीं आया। बट जो मेरे साथ वाले थे वो इतना सीख नहीं पाए। उसके बाद उनको कैंप में जाना पड़ा, उसके बाद वो कुछ सीखे। यानी कि कुल मिला के यही बात है कि अगर आपने ए सर्टिफिकेट नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अभी के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बी में आपको सब सिखा देंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसे इशू आता है तो अगर आपने ए कर रखा था, आप पहले से ही काफी सारी चीजें जानेंगे और आपको सीनियर जल्दी बनने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, आप इजीली हो जाएंगे बी सर्टिफिकेट में। ओके, तो आपको एक बार बताता हूँ, तो जब अमन सर ने भर्ती दी थी उस टाइम सेम मेरी भी एनसीसी जर्नी सेम टू सेम चली थी, है ना। यानी कि अमन सर और मैंने दोनों ने साथ में पूरी एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट कंप्लीट किया था। तो मुझे अच्छे से याद है, हमारी भर्ती हुई कोविड में था, फर्स्ट ईयर कुछ नहीं हुआ था। तो जो सेकंड ईयर था सर, उसमें हमारा डे कैंप लगा था, वो भी बटालियन सर्टिफिकेट के लिए। और वहाँ हमने काफी सारी चीजें सीखी और बहुत कल्चर प्रोग्राम में भी काफी सारी चीजें की थी, डांस वगैरह, बहुत मजा किया था। उसका भी एक ब्लॉग डाला, आप जरूर देखिएगा। तो अमन सर सेकंड ईयर में अपन ने जहाँ तक याद है, अपन ने बटालियन पे 10 डेज डे स्टे कैंप था वो, है ना। सुबह कितने जाते थे अपन? 7 बजे और शाम को 4 बजे हो जाता था, है ना। वापस हम घर आ जाते थे। कोविड था, मास्क वगैरह लगाना पड़ता था। तो सर उस कैंप में हमने क्या क्या चीजें सीखी, थोड़ा सा आप कैडेट्स को बताइए। उस कैंप में जैसे कि मैं तो सीखा हुआ था, बट ये रहता है ना कि बहुत टाइम हो जाता है तो फिनिशिंग आपकी बिगड़ जाती है। किसी भी काम को करते रहने पे फिनिशिंग रहती है। तो परेड में थोड़ी सी फिनिशिंग लानी थी, तो मेरी फिनिशिंग तो वहाँ से आ गई थी। उसके बाद ये डे और ये कैंप कुछ अलग सा था कि सुबह जाना शाम को आना। ये कैंप बिल्कुल एक अलग सा लगा कि यार ये भी कोई कैंप होता है। ये भी मतलब कोविड था तो अब क्या करें, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो ऐसा कैंप करना पड़ा हमें। तो सुबह जाते शाम को आ जाते, बहुत कुछ सीखने को मिलता। पीआई हमको पढ़ाते, मतलब उस कैंप में हमने फिजिकल से ज़्यादा पढ़ा है। मतलब स्टडी हमने ज़्यादा कर ली, जितना था कि हमने बी और सी के लिए स्टडी करनी थी सर्टिफिकेट के लिए, वो स्टडी हमने उस कैंप में पूरी स्टडी कर ली थी। 10 दिन में पूरी स्टडी कर ली हमने कंप्लीट। तो ये बेनिफिट था वहाँ पे। और सीखने को भी बहुत कुछ था कि कैंप पिचिंग, उसके बाद राइफल खोलना, जोड़ना, ये सारी चीज़ें कैंप में जो रूटीन होता है सारे फॉलो करना, अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। ओके, तो कुल मिला के जो हमारा बी सर्टिफिकेट के लिए कैंप था सिर्फ 10 डेज का था। उस 10 डेज में हमने काफी मोटी रफ कॉपी बनाई थी, उसमें बहुत सारे नोट्स बनाए थे और खूब सारा पढ़ा था। मतलब मेरे को तो बहुत बेस्ट कैंप लगा था सर, क्योंकि उसमें खूब पढ़ा था। और सोचो दिन भर, यानी कि हम 8 से 10 घंटे पूरे पीए स्टाफ की नज़र में रहते हैं। मतलब काफ़ी सारा रगड़ा भी मिलता था वहाँ पे, है ना, इन फ्रंट ऑफ एसडी एसडब्ल्यूज, है ना। और सिर्फ एसडीज के लिए और एसडब्ल्यूज के लिए वो कैंप था, क्योंकि जूनियर्स के लिए वो अलग चीज़ें लगती थी, है ना। क्योंकि हमारा बीओसी के लिए एग्जाम रहता था, तो उसमें हमारी ड्रिल वगैरह भी होती थी। मतलब हमने पहली बार मैंने तो ड्रिल वहीं पे करी थी उन 10 दिनों में, ठीक है। काफ़ी चीज़ें सीखी थी। तरीके से हमारा फिर एग्जाम होता, मतलब सिर्फ 10 दिन ही हमारी पूरी क्लासेस लगती है। उसके अलावा सेकंड ईयर में भी कुछ भी नहीं होता। फिर हमारा बी सर्टिफिकेट का एग्जाम कोई फेब के संडे वगैरह को होता है, सेकंड संडे को जो सेम रहता है। उसके बाद हमारा सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करें सर थर्ड ईयर की सी सर्टिफिकेट है, उसमें सर ने एबीएस भी एक नेशनल कैंप किया है और आरडीसी के लिए हमने साथ में सिलेक्शन दिया और ईबीएस भी हमने साथ में किया है। अब हम जानते हैं कि एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट था थर्ड ईयर, यानी कि उसमें सर ने किस तरीके से चीजें की, आरडीसी के लिए सिलेक्शन दिया, साथ में ईबीएस भी कैंप के लिए किया। तो सर सबसे पहले जो हमारा थर्ड ईयर स्टार्ट होता है वही जून जुलाई से स्टार्ट होता है। तो हमारा सबसे पहला एक सीएटीसी कैंप हुआ था। तो जो हमने सीएटीसी कैंप किया था सर, वो कहाँ किया था और किस तरीके की चीजें थी, आप कैडेट्स को बताइए। सबसे पहला कैंप हमने सीएटीसी किया था कनासिया, मक्सी कनासिया में। वहाँ पे एक मुझे प्लाटून कमांडर बना दिया गया था। तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज करना, हमारे सर भी थे, हम उनको भी कमांडर बनाया गया था। तो बहुत कुछ मतलब मैनेज करना, एक लीडरशिप को, क्वालिटी को और इम्प्रूव करना, ये चीज़ें हमको वहाँ पे सीखने को मिल रही है। पूरा कैंप मतलब हम लोगों को चलाना था। ये बहुत पीआई स्टाफ ने बोल दिया कि ये कैंप आपको चलाना है, और वो कैसे चलाना है वो हमको देखना है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला कि यार कैंप कैसे चलता है और वो किसको चलाना, हमको चलाना, आप सभी कैडेट्स को चलाना है। तो सारी चीज़ें मैनेज करना, छोटी से छोटी चीज़ें देखना, क्या हो रहा है, क्या इम्प्रूव लाना है, क्या क्या कर सकते हैं, ये भी हमको सीखने को मिला। सीईओ सर थे हमारे, जो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि आप ये कर सकते हो, आप हमें बताइए कि क्या क्या और कुछ कर सकते हैं, वो चीज़ हम करेंगे। तो बहुत कुछ अच्छा लगा। और मुझे मैनेज भी करना पड़ा, मेरी एग्ज़ाम भी थी, मैंने अप डाउन भी किया, मुझे छुट्टी लेके आना भी पड़ा, कुछ एग्ज़ाम का इशू था, एग्ज़ाम दे के फिर वापस कैंप के बीच में से मैंने एग्ज़ाम दी थी। कैडेट्स को बताइए कि जैसे कि कैंप चल रहा है आपका, सीएटीसी कैंप है, व्हाटएवर कोई सा भी कैंप है, सीएटीसी कैंप बात करें, उसमें किसी कैडेट की कोई एग्जाम है तो वो किस तरह की शायद एप्लीकेशन कुछ लिखना है। बिल्कुल। तो वो एप्लीकेशन किसको लिखनी रहती है टू द करके, और वो किसको देनी होती है और कितने टाइम की छुट्टी मिलती है, तो कैडेट्स को थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरीके से कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन होती है हमारे सीईओ साहब को देने के लिए होती है, सीईओ साहब को टू द कमांडिंग ऑफिसर। उसके बाद कमांडिंग ऑफिसर आपका इशू बता दो, आपके जो अपना टाइम टेबल होता है वो लगा दो, अटैच कर दो, इन्फॉर्मेशन घर पे बात करवा दो, क्योंकि एकदम कैंप से छोड़ना एक नॉर्मल सी बात नहीं है, आपको कोई छोड़ नहीं सकता। तो ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद
आप आगे मतलब कैंप के लिए आपको छोड़ा जाता है, ऐसे नॉर्मल छोड़ नहीं सकते। मतलब छोड़ के आपको एग्जाम देके वापस आना? बिल्कुल, आपको जितना टाइम दिया गया, आपको रिपोर्टिंग टाइम, आप जहाँ से जा रहे हो वहाँ पे आपकी एंट्री करके आपका रजिस्टर जो अपना आरपी गेट होता है वहाँ पे आप एंट्री करोगे कि आप कब जा रहे हो और कब आना है आपको। तो वो एंट्री करने के बाद आपको उस टाइम पे जाना है, उस टाइम पे वापस आना भी है। आपकी एग्ज़ाम वगैरह जो भी है कंप्लीट करके आप आ सकते हो। बाकी ज़्यादा दूर हो, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हो तो आपको छुट्टी नहीं दी जा सकती। अगर थोड़ा बहुत डिस्टेंस हो तो आप मैनेज कर सकते हो, बाकी आप ज़्यादा ही हो गया, जैसे इस स्टेट से दूसरे स्टेट चले गए तो वो आप पॉसिबल नहीं है कि आप उस स्टेट से यहाँ पे आके एग्ज़ाम दे दो और वापस चले जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको कैंप छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको एग्ज़ाम छोड़नी पड़ेगी, 2 ऑप्शन होते हैं, वो आपको मैनेज करना है कैसे करना है। ओके, ऑब्वियसली बात है कि यार एक जगह से दूसरे के जाना है तो 2-3 दिन टाइम लगेंगे, 10 डेज का होता खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अमन सर, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, हमारा जब CATC कैंप हुआ था, हाँ, तो उसमें 1-2 बातें मैं आपको बताता हूँ। तो उसके 10 ब्लॉग्स बने हुए हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करना, अमन सर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखने, मतलब मैं कहूँगा बेस्ट कैंप लगा सर मुझे। सेकेंड पहले CATC हमने किया, उसका सेकंड जो CATC कनाशिया में किया, बेस्ट था, फायरिंग की थी, मतलब बहुत एंजॉय किया, पानी आया था, कीचड़ में भी रगड़ा दिया, मतलब टोटल अमेजिंग कैंप। और उस कैंप में भी सर अपन ने मेडल्स वगैरह सर कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें बताई? मेडल्स हमारे प्लाटून कमांडर्स को मेडल्स दिए गए थे, जिन्होंने बेस्ट वर्क किया उनको मेडल्स दिए गए थे। डांस वगैरह के लिए भी हमारे सर डांस अच्छा करते हैं तो उनको भी मेडल दिए गए थे। तो बहुत एक अलग ही नया ही कुछ था कि यार सबको सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही, नया कुछ आ रहा है, तो एक नई चीज़ें सीखने को मिल रही थी, तो बहुत अच्छा लगा उस कैंप में। और दिन भर हमारे से एक ही काम रहता था, हमको ड्यूटीज लगाना ऊपर नीचे, और हमारे जो रहने का था वो 3rd फ्लोर पे था, तो बार बार ऊपर चढ़ के जाना रहता, मतलब एक रात तो सिर्फ मैं 1 घंटा ही सोया था, मतलब क्या हालत हो गई थी, बहुत ही सारी चीज़ें। एक नाइट मेरी भी थी कि मैं सोया ही नहीं था। एक मेरे साथ था मेरा स्वप्निल करके, स्वप्निल और हम दोनों पूरी रात, अब क्या करें, बंदे थे नहीं तो उस टाइम पे ड्यूटी कर रहे हैं, हम खुद ड्यूटी कर रहे हैं और रात को पूरी सोए नहीं, सुबह आके रिपोर्टिंग भी दे दी। उसके बाद एक दिन पूरा सोए ही नहीं, रात को भी नहीं सोए, दिन में भी नहीं सोए, बस कर रहे हैं। तो हमारे ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा सब कुछ हुआ था। और हमारे सबके फोटोज भी आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और हम आरपी के साथ, रेजिमेंटल पुलिस होता है उसके साथ, और कैंप सीनियर, ठीक है, और जितने भी प्लाटून सीनियर्स है और जो जितने भी कंपनी सीनियर्स है, मतलब हम सबका ग्रुप ही ऐसा रहता था कि हम सबको इधर से उधर रिपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ें करना है, तो काफ़ी मज़ा आता था। तो आप हमारे फोटोज भी देख सकते हैं आरपी वगैरह के साथ, ठीक है। तो कुल मिला के जो हमारा CATC कैंप था काफ़ी अमेजिंग था, मेडल्स वगैरह जीते थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी, आप फोटोज वगैरह देख ही सकते हैं। साथ में हम बात करते हैं जब हमारा जून के मंथ में एक कैंप था हमारा CATC कनाशिया में, है ना, उसके बाद फिर जुलाई अगस्त, फिर उसके बाद क्या RDC के सिलेक्शन और TSC के सिलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे याद है हमने TSC के सिलेक्शन भी दिए थे ग्राउंड पे जाके, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे मना कर दिया गया था हमको कि आप RDC के लिए सिलेक्ट हो। यस, तो हमने कल्चर में ऑलरेडी दे दिया था, तो हमारा RDC में सिलेक्ट था कि TSC में आप नहीं जा सकते, आप दोनों में से किसी एक में जा सकते हैं, क्योंकि सबको मौका देना चाहिए, ठीक है। तो हमने सर RDC में क्या था, होगा नहीं होगा, तो हम TSC का देने भी पहुंच गए थे, बट हमको TSC में नहीं लिया था कि RDC ही करो सिर्फ। इसी के लिए फिर हमारे सिलेक्शन होने थे, तो उसमें हमारा बटालियन लेवल पे सिलेक्शन था, फिर हमारा ग्रुप लेवल पे सिलेक्शन था, जो हमने इंदौर ग्रुप में हमारा कॉम्पिटिशन दिया था। तो वहाँ पे अमन सर ने भी अपनी सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी, यानी कि वहाँ पे आपको डांस भी आना चाहिए, कल्चर के जाने, तो आपको सिंगिंग भी आनी चाहिए, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना भी आना चाहिए, आपको ड्रामा में भी होना चाहिए, आपको एक्टिंग भी आनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज भी होनी चाहिए, फिजिकल भी अच्छा होना चाहिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती है। तो अमन सर की काफ़ी सारी स्किल्स है, सिंगिंग, हालांकि इनका वोकल बहुत ही अच्छा है, आवाज़ बहुत अच्छी है, तो सिंगिंग करते हैं अमन सर, और साथ में एक यूनिक क्वालिटी के अमन सर शायरी बहुत अच्छी करते हैं। तो EBSB कैंप या CATC के बाद अमन सर ने शायरी अपनी काफ़ी सारी सुनाई है। तो अमन सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कैडेट्स को एक अपनी छोटी सी शायरी सुनाइए। जी बिल्कुल। जय हिंद साथियों। कि संगमरमर की बात ना कर मुझसे, कि संगमरमर की बात ना कर मुझसे, मैं अगर चाहूँ तो दास्ताए मोहब्बत लिख दूँ। कि संगमरमर की बात ना कर मुझसे, मैं अगर चाहूँ तो दास्ताए मोहब्बत लिख दूँ। अरे ताजमहल भी चूमने लगेगा, अरे ताजमहल भी चूमने लगेगा, मैं अगर किसी पत्थर पर हिंदुस्तान लिख दूं, मैं अगर किसी पत्थर पर हिंदुस्तान लिख दूं। क्या बात है अमन सर, कैसी लगी कैडेट्स? आप सभी को शायरी बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, और मुझे तो बहुत प्यारी लगी। और साथ में एक और बात करो, अमन सर ऐसी शायरी, मतलब पता नहीं कितनी ही शायरी ऐसे अमन सर बोल सकते हैं चलते चलते, काफ़ी सारी चीज़ उनको पता है। और सबसे अच्छी बात ये कि सर मोटिवेशन वाली शायरी लेते हैं, सेकंड चीज़ देश के ऊपर शायरी लेते हैं, ठीक है। तो जब ये NCC में आए थे तो इस तरह के ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर बनता गया, और सर ने काफ़ी सारी शायरी है। इसके अलावा सर गाना भी काफ़ी अच्छा गा लेते हैं, उसकी बात हम कहीं और करेंगे, बट हम आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच अमन सर, आपकी शायरी बहुत अच्छी लगी, और आप सभी को कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा, और किसी को याद होगी तो कमेंट में टाइप करके याद कर लीजिएगा। हमारा ग्रुप लेवल पे भी सिलेक्शन हो जाता है, तो ड्यू टू मेरे एग्जाम्स के जैसे मैं भी उसे आगे कंटिन्यू करता। बाकी अमन सर ने आगे क्या किया वो हम जानते हैं। अमन सर, उसके बाद क्या होता है जब अपन इंदौर जाके कॉम्पिटिशन, गर्ल्स बटालियन रहती है शायद, 1 MP गर्ल बटालियन है ना,
1 MP गर्ल बटालियन इंदौर जाते हैं हम, वहाँ पे हमारा सिलेक्शन होता है। सर ने भी सिलेक्शन दिया था, ये भी हुए थे सिलेक्ट, बट इनका कुछ इशू के कारण ये जा नहीं पाए। हम हुए थे, हम में भी हुआ था सिलेक्ट उसमें, तो हम गए सिलेक्ट होके। तो एक कैंप लगा हमारा जो इंदौर ग्रुप में लगा, हमारा इंदौर ग्रुप में इंदौर में कैंप लगता है। उसके बाद वो हमारा IGC इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन का फर्स्ट कैंप था। तो वो उस कैंप में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है कि कल्चरल क्या क्या होता है, सारी चीज़ें सिखाई जाती है। रोज़ कुछ नया नया इवेंट करके बताना, नया सिंगिंग, नया डांस, नया मतलब रोज़ कुछ ना कुछ नया इम्प्रूव करके आपको बताना है। हमारे एनोज होते थे वहाँ पे, जो कि हमारा टेस्ट लेते थे, क्या करना है आपको, क्या प्ले करना है, क्या चीज़ें करना है। तो डेली आपको एक कॉम्पिटिशन के लिए तैयार होना पड़ता था, मतलब डेली आपको एक कंपटीशन देना है, जो भी करना है आपको कंपटीशन देना है, आपको ये चीज़ें करनी है, वो प्ले करना है, मतलब डेली। तो वो चीज़ अपने आप इम्प्रूव होती है। आप सिंगिंग कर रहे हो तो डेली आप सिंगिंग करोगे तो बहुत सी इम्प्रूवमेंट आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि इतना वहाँ जा रहे हो। एक तो कैंप भी बहुत अच्छी जगह लगा था, इंदौर में पहाड़ियों के बीच थोड़ा, तो बहुत अच्छा लगता था। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शायद वो कॉलेज का नाम था, उस कॉलेज में हमारा कैंप लगा था। तो बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है वहाँ पे। कितने दिन का कैंप था वो 10 दिनों का कैंप था। 10 दिन का कैंप, यानी कि IGC का फर्स्ट कैंप था, उसमें आप सिलेक्ट थे। बिल्कुल। सेकंड IGC फिर आपका कैसे? सेकंड IGC में मैं सिलेक्ट था। तो फिर मुझे कॉल आता है कि मेरा टाइम टेबल आ जाता है एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम का टाइम टेबल आने के बाद एक जो मेरा प्लेसमेंट का था, कंपनी भी आ जाती है प्लेसमेंट की। तो वो मुझे इशू आता है कि यार कैंप करना है तो एग्ज़ाम छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद आप प्लेसमेंट भी आप नहीं दे पाओगे। तो फिर दोनों में से एक चॉइस करना था, तो जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था तो वो सिलेक्ट करना पड़ता है। तो उसके बाद मैंने सर से बात की वहाँ पे, तो सर ने बोला ठीक है आप सिलेक्ट हो तो, बट मैंने सर से बोला कि सर मैं नहीं आ पाऊँगा। तो फिर वहाँ से मेरा नाम हटवाया मैंने और फिर आगे कंटिन्यू करा। मैंने कैंप से आ गया बाहर। उसके बाद जो सेकंड इंटर ग्रुप कंपटीशन हुआ था उसमें मैं नहीं जा पाया। ओके, मतलब कि अमन सर, मतलब काफ़ी सारे कैडेट्स ये भी कमेंट करते हैं कि हम IDC में काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो ये राइट है, आपको बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा। और अब मेरे साथ ही सेम ये हुआ था कि 2 सिचुएशन थी, कॉलेज की एग्जाम आ गई थी मेरे B.Ed की, है ना, BSc B.Ed की, या तो एग्जाम दो या फिर मैं 1 साल पीछे चले जाता, क्योंकि एग्जाम नहीं था तो फिर अगले साल उस टाइम की एग्जाम नहीं पड़ती, काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम होती, ठीक है। तो लाइफ में डिसीजन हमने लॉन्ग टर्म को देख के लिया, शॉर्ट टर्म में क्या करते हैं हम, अगर हम चाहते तो IDC गेम कर लेते, उस टाइम हो भी जाता, जो भी वटेवर जो चीज़ होती है, और उसमें भी चांसेस नहीं थे होने के, क्योंकि आखिरी का जो हमारा प्री IDC रहता है वहाँ तक सिलेक्शन होता है। वहाँ तबियत खराब हो गई तो अब भी आप IDC नहीं आ सकते। इवन 28 या 29 दिसंबर की वो रात रहती है ना, जब कैडेट्स निकलते हैं दिल्ली के लिए अलग अलग डायरेक्टरेट से, अपने ग्रुप हेडक्वार्टर से। तो मतलब वहाँ तक कोई चांसेस नहीं था कि अगर आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वो डिसीजन एक अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है, ठीक है। काफ़ी प्रेशर भी रहता है कि यार इतनी मेहनत करके सिलेक्ट हुए और नहीं हुआ, अगर हो गया तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। तो डिसीजन लेना है तो लॉन्ग टर्म का सोच के लेना है कि अपना जो मेन करियर है उसे फोकस रखिए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा भी डिसीजन जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, लाइफ में बढ़िया चल रही है। ओके अमन सर, यानी कि अपन फिर वहाँ से आ जाते हैं, यानी कि बेस्ट रहा, इतना एक्सपीरियंस आपके काम आएगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि किस तरीके से सिलेक्शन हुआ और किस तरीके से सिचुएशन बन सकती है आपके एग्जाम की। तो इस चीज़ के लिए आप पहले प्रिपेयर है। मैं और सर प्रिपेयर नहीं थे कि एग्जाम आ सकते, अगर ऐसा रहता तो हम कुछ जुगाड़ कर लेते कि अपन अप्लाई कर देते, कुछ ना कुछ कर सकते थे, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया कि एकदम से एग्जाम आ गया। हमको पता भी नहीं था कि ऐसी चीज़ें भी होती कैंप में, ठीक है। सेकेंड चीज़ हम बात करते हैं, फिर उसके बाद हमारा कुछ मंथ होते हैं, 1-2 महीने होते हैं, फिर एट द मंथ ऑफ नवंबर हमारा EBSB कैंप आता है, एक बार टेस्ट वाला, जो कि कैडर डायरेक्टर से आता। तो वहाँ पे भी अमन सर और हम साथ में ही थे, और वन ऑफ द बेस्ट थिंग ये थी कि वहाँ हमारी 10 MP बटालियन थी, काफ़ी सारे हमारे ग्रुप्स जो हमारे MPNC जी, उसमें टोटल 6 ग्रुप्स है ना, भोपाल ग्रुप, ग्वालियर ग्रुप, सागर ग्रुप, तो हम सभी ग्रुप्स के कैडेट्स थे, और केरला और लक्षद्वीप डायरेक्टर के कैडेट्स भी थे। तो टोटल हम 500 कैडेट्स थे। तो वहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो सर अपने बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें वहाँ पे बताइए, सर आपने किस तरह से कल्चर में क्या पार्टिसिपेशन किया, और कैडेट्स को बताइए अपने EBSB कैंप के बारे में। स्टार्टिंग में ये होता है कि स्टार्टिंग में जब कैंप सब बढ़ते हैं तो एक होता है कि आपका इंदौर ग्रुप का सीनियर कौन है, तो रूम सीनियर तो मुझे बना दिया गया है कि आप बने, तो मैंने ठीक है हम बन जाते हैं। उसके बाद ये होता है कि आगे जाते हैं तो कल्चरल एक्टिविटीज़, जो फर्स्ट डे होता है हमारा EBSB कैंप होता है, एक कल्चरल एक्टिविटी, पूरी सारी कल्चरल एक्टिविटी होती है, अपने मतलब होता है ना अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना, तो वो वहाँ पर होता है। तो ऐसा ही होता है हमारे जो फर्स्ट डे होता है हमारा EBSB का। फर्स्ट डे हम क्या करते हैं कि हम सभी इंदौर ग्रुप बैठा, और वैसे ही प्रोग्राम चल रहा, तो आगे से बुलाया जाता है कि आप आइए कोई भी, और एक सिंगिंग वगैरह कुछ भी गाने के लिए बोलिए।
तो फिर हमारे सर वगैरह बोले कि जाइए, हम नाम बोल देते हैं अमन, तो फिर उठ के जाना पड़ता है। फिर एक सॉन्ग सुना दिया जाता है और फिर ऐसे स्टार्टिंग में धीरे से हमने फर्स्ट डे ऐसा स्टार्ट हुआ था। फिर धीरे धीरे कल्चर डेली बढ़ता गया, बहुत कुछ करते गए, बहुत सारे डांस हुए, पंजाबी, भांगड़ा वगैरह, हमारे महाकाल का जो सारी पालकी वगैरह जो सवारी निकलती है उसका एक एनएसएस द्वारा जो टीम थी हमारी, वो भी मेरे साथ में साथ के ही थे एनएसएस वाले, उन्होंने एक टीम का रिप्रेजेंट किया महाकाल सवारी को। तो बहुत कुछ एक अलग सा वो मोमेंटम बनता है देखने को, तो बहुत अच्छा लगा उस कैंप में। और सारी चीज़ें जो अलग डायरेक्टरेट से लोग आए थे, केरला, लक्षद्वीप, जिनको मतलब एक मिलने का वो नहीं होता, इतनी दूर से लोग आए हैं, आप उनसे फ्रेंडशिप कर रहे हो, उनके बारे में जान रहे हो, उनकी स्टेट या उनकी लोकेशन, मतलब बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं उनसे आपको। तो कुल मिला के बहुत अमेजिंग कैंप था, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, खाना वगैरह सब डिलीशियस था, सब बढ़िया चीज़ें हुई। साथ में बात करते हैं कि आखिर हमें EBSB कैंप से क्या मिलता है, तो हमें काफ़ी सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, काफ़ी चीज़ सीखने को मिलती है। इसके अलावा रगड़ा वगैरह ऐसी चीज़ कुछ नहीं होती, फुल एंजॉय रहता है। इतनी आज़ादी किसी कैंप में नहीं मिलेगी जितनी EBSB कैंप में मिलेगी, है ना। तो साथ में हमको रेड ट्रैक सूट दिया जाता है, मतलब सभी कैडेट्स को प्रोवाइड किया जाता है। हमारी तो पूरी बटालियन को किया गया था, हमारे पूरे ग्रुप को भी किया गया था और हमारी पूरी डायरेक्टर को भी किया गया था। तो जो ट्रैक सूट था वो रेड कलर का था। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख चुके हैं मुझे कई सारी वीडियोज़ में, और अमन सर के फोटोज़ भी देख सकते हो उस रेड ट्रैक सूट में। तो काफ़ी अमेजिंग ट्रैक सूट है वो याद दिलाता है कि यार हमने एनसीसी में कुछ अचीव किया। साथ में हमें शूज मिलते हैं, एनसीसी की टी-शर्ट मिलती है और एक पीकेप मिलती है ना सर। तो 4-5 आइटम मिलते हैं और साथ में मतलब सीखने को बहुत मिलता है और नए फ्रेंड्स बहुत सारे मिलते हैं। तो कुल मिला के अगर आप 10 दिन का EBSB कैंप करते हैं ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर EBSB कैंप से हमें कुछ बोनस मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में, उसके बारे में कुछ कैडेट्स बताइए। EBSB कैंप के हमको बोनस मार्क्स मिलते हैं, जो C सर्टिफिकेट की एग्जाम होती है। तो आप एक नेशनल कैंप करते हो तो आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं। जैसे RDC और TSC के कुछ ज़्यादा मार्क्स होते हैं, RDC के ज़्यादा मार्क्स होते हैं, हाँ 50 का, इसके करीबन 25 ऐसे कुछ मार्क्स होते हैं। तो ये मिलते हैं आपको, इसका बेनिफिट मिलता है। नेशनल कैंप होता है इतना, तो उसका लेवल भी होता है थोड़ा कुछ। और इसके बाद जो EBSB कैंप में हमको बाहर विज़िट करने के लिए भी ले जाएगा। इंदौर में बहुत सारी चीज़ें विज़िट करवाई गई, हमने रखा था लाल बाग वगैरह, बहुत सारी चीज़ें देख रखी थी। बट जो केरला लक्षद्वीप से आए थे उनको देखने को मिला, बाकी हमको भी उनके साथ बहुत इन्जॉय करने को मिला कि हाँ चिड़ियाघर जा रहे हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। महाकाल मंदिर हो गया हमारा जो नया बना था, तो पूरा विज़िट करवाया उनको, तो हमको वहाँ पर भी इन्जॉय करने को मिल रहा, मज़ा आ रहा था। और एक गांव हो गया पास में, तो गांव की विज़िट करने पैदल चले गए, किसी को DMS पहन के तो छाले हो रहे हैं किसी को, मतलब फुल्लू इन्जॉय, बिल्कुल इन्जॉय कर रहे थे। राइट सर, वो दिन तो कोई भी भूल नहीं सकता। 16-17 किलोमीटर चला के ले गए थे। तो मतलब हमारे जैसे लोग आम आते जो फिजिकल वगैरह करते हैं, बाकी जो केरला से आए थे उनमें काफ़ी सारे कैडेट्स को प्रॉब्लम हो गई थी, तो शायद एम्बुलेंस वगैरह भी बिल्कुल एम्बुलेंस भी साथ में चलती है। तो बाकी नेवल विंग के, एयर विंग के और हमारे जो आर्मी विंग है, तीनों विंग के कैडेट्स थे, है ना, बट ज़्यादातर हमारे आर्मी विंग के थे। तो काफ़ी अमेजिंग था। अब हम बात करते हैं कि EBSB कैंप का अमन सर ने किस तरीके से यूटिलाइज़ किया। तो अमन सर डेली स्टेज पे जाते थे और कोई ना कोई सॉन्ग सुनाते थे, ठीक है। तो अमन सर ने बहुत अच्छे से उसका यूज़ किया EBSB कैंप का। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो हमारा लास्ट डे इवेंट रहता कल्चर, उसमें भी सर ने पूरी अपनी टीम बनाई थी और कुछ हमारा जो कल्चर से रिलेटेड रहता है MP एंड CG से उस रिलेटेड काफ़ी सारा प्रेजेंटेशन दिया था, काफ़ी बढ़िया चीज़ें हुई थी। इसके अलावा सर ने अपनी काफ़ी सारी शायरी वगैरह भी यूज़ की थी और बहुत अमेजिंग था। और जो हमें घुमाने के लिए ले गए थे, जू ले गए थे, लाल बाग पैलेस ले गए थे, महाकाल मंदिर ले गए थे, ठीक है। इसके अलावा इंदौर का एक संग्रहालय ले गए थे, तो कुल 4-5 जगह ले गए थे और काफ़ी अमेजिंग रहा था। तो कुल मिला के EBSB कैंप में बहुत मजा आया। उसके बाद फिर हमारा दिसंबर का मंथ आता है, जनवरी का मंथ आता है, 26 जनवरी परेड होती है एंड देन हमारा सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है। ओके, तो कुल मिला के NCC जर्नी बेस्ट रहती है। ओके, तो ये थी पूरी अमन सर की NCC जर्नी ABC तीनों सर्टिफिकेट की, जो कि 5 साल में कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो अमन सर अब कुछ क्वेश्चन है जो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड मैं आपसे पूछ लेता हूँ। सर NCC में तीनों सर्टिफिकेट करना कंपलसरी होता है, मतलब एक बार NCC ले तो क्या तीनों करना कंपलसरी होता है? नहीं, तीनों NCC का सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं होते हैं। आपने A सर्टिफिकेट किया है तो ठीक है, आप B के लिए अप्लाई करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बट B और C एक ये होता है कि कॉलेज में आपके साथ में होते हैं, तो B और C साथ में करना कंपलसरी है। अगर B किया है तो साथ में C करो तो अच्छा रहेगा, बेनिफिट मिलेगा। B और C साथ में होगा। A तो एक ये होता है कि आपको बेनिफिट मिल जाता है, ये करना चाहो तो करो, नहीं तो कोई इशू नहीं है उसका। यानी कि A नहीं किया तो चलेगा। बाकी अगर आपको C करना तो B करना कंपलसरी है, और अगर आपने सिर्फ B भी किया तो चलेगा, C नहीं भी किया तो चलेगा। हाँ, बिल्कुल चलेगा। इस तरीके की चीजें। तो तीनों सर्टिफिकेट अगर आप कर ले तो बेस्ट जैसे आप देख ही सकते हैं, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सर्टिफिकेट इज मोस्ट इंपोर्टेंट सर्टिफिकेट इन NCC? NCC C सर्टिफिकेट बिल्कुल इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके लिए B करना कंपलसरी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टिफिकेट का बेनिफिट हमें B सर्टिफिकेट की भर्ती में मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है ना, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। मतलब कि आप बताएंगे कि हमारे पास A सर्टिफिकेट तो आपको चीज़ें आती है, तो आपको वो
प्रायोरिटी दी जाती है। प्रायोरिटी दी जाएगी, बिल्कुल। सर सी सर्टिफिकेट एग्जाम को पास करने की कुछ टिप्स दीजिए कैडेट्स को। सी सर्टिफिकेट को एग्ज़ाम को पास करने की टिप्स होती है, तो पहले तो आप अच्छे से पढ़िए, आप प्रैक्टिकली नॉलेज लीजिए, प्रैक्टिकली देखिए। आप कैंप पे जा रहे हो तो प्रैक्टिकली नॉलेज लीजिए कि ये चीज़ें कहाँ से कहाँ होती है, स्टार्टिंग से शुरू कहाँ पे होती है, ख़त्म कहाँ पे होती है। आप प्रैक्टिकली नॉलेज ले रहे हो ना, तो आप मतलब रिटर्न में भी आपको प्रैक्टिकली लिखना है। इतना कोई बड़ा पेपर होता नहीं है, नॉर्मल सा पेपर होता है। अगर बी की एग्ज़ाम दी है आपने तो सी का भी दे दोगे, इतना कोई इशू नहीं है। यही है कि थोड़ा बहुत इशू है, पढ़ना है, पेपर पूरा कंप्लीट करके आना है, पेपर में कभी छोड़ना नहीं है। सबसे बड़ी बात पेपर नहीं छोड़ना है, पूरा पेपर करिए, अच्छे से कीजिए। आपके पास दोनों लैंग्वेज होती है, हिंदी इंग्लिश, आपको जो अच्छी लग रही है, जो आप कंफर्टेबल हो उसमें पेपर दीजिए। तो इतना कुछ मिलने के बाद आप तो फिर अच्छा से पेपर दे सकते हो। और आपने 3 से मतलब बी और सी किया है, तो 3 साल में आपने क्या किया है? 3 साल में आप अगर कुछ पढ़ते नहीं हो ना, तो आप प्रैक्टिकली नॉलेज लेके आप एग्ज़ाम दे सकते हो, इतना होता है। बिल्कुल, यानी कि 3 पॉइंट से अमन सर ने जो बताया, पहला जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, मतलब पीएस टाइप जा रहा है या इनो जा रहा है या सीनियर जा रहा है, वो सारा आपको लिखना है, वो सब आपको शुरू से लेकर ए टू जेड तक ले जाएगा। उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, वो सब पूरा कंप्लीट कर देंगे। सेकंड चीज प्रैक्टिकल, यानी कि ड्रिल वगैरह कर रहे तो उसमें कितने कदम पे क्या चीज होती है, वो प्रैक्टिकली चीजें याद करिए, है ना, रटिए नहीं, उनको प्रैक्टिकली कीजिए। सैल्यूट कितने तरह के होते हैं उनको करके देखिए, ठीक है। ड्रिल में कितने सारे दाएं मोड़ बाएं मोड़, सारी चीजों को प्रैक्टिकली कीजिए। अमुक क्या होता है, एम्बुश क्या होता है, सब प्रैक्टिकल आपके डेमोज भी होते हैं अपने कैंप से, तो उनको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका। मैं भी आज तक नहीं भूला, क्योंकि डेमोज में हमने किए थे याद, तो हम भूल ही नहीं सकते, ठीक है। सर ने बताया कि मतलब आप पेपर्स पढ़ सकते हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो अपने सीनियर से ले लीजिए, मैं तो प्रोवाइड करता हूँ, साथ में आप अपने एनओ से बोल सकते हैं। इसके अलावा अपने बटालियन से भी कॉन्टेक्ट करके पेपर्स ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच अमन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एनसीसी से आपको क्या मिला सर? मैं इन चीज़ों को 2 भागों में डिवाइड करता हूँ। एक फिजिकली होती है, जो मैं आपको बता सकता हूँ, ट्रैक शूट हो गया, अपना डीएमएस वगैरह हो गई, वर्दी हो गई, मतलब हैंड कैप्स वगैरह, मतलब जो मिलता है अपने को एनसीसी से, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। उसके बाद ये होता है अपनी दूसरी चीज़, दूसरे पार्ट में आ जाती है स्किल्स। आप में कितनी स्किल, आप में लीडरशिप आ रही है, आप में मतलब आपके मोटिवेशनल आ रहा है, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्किल्स, आपकी सारी स्किल्स बढ़ती जाती है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आप प्रैक्टिकली फिजिकली आप में मेंटली प्रिपेयर होते हैं हर चीज़ के लिए, कि आपको कैसे वर्क कैसे किसको हैंडल करना है, किस सिचुएशन में आपको कैसे बिहेव करना है, सारी चीज़ें आपको एनसीसी में सीखने को मिल जाती है। आप लीडरशिप कर रहे हो तो आपको किस सिचुएशन में क्या करना है, ये आपको वहाँ पे बता दिया जाता है। सिर्फ 2 शब्दों में कहूँगा, एक फिजिकली वो चीज़ें जैसे कि सर्टिफिकेट हो गया, वो आपका बाय प्रोडक्ट में मिलेगा। सेकंड चीज़ हो गया, आपने कैंप अटेंड किया, आपने अपने आपको खुद को कितना डेवलप किया, अपने सेल्फ की हम बात करें तो ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। सिर्फ जो फिजिकली मतलब भौतिक चीज़ें हम उनकी बात नहीं कर रहे, वो तो हमको मिलना ही है, ठीक है। कैंप करो, सर्टिफिकेट मिलना है, अवार्ड मिलना है, शील्ड मिलना है, सब मिलना है, लेकिन आपने खुद को कितना डेवलप किया, खुद को कितना अपग्रेड किया, वो मायने ज़्यादा रखता है, राइट सर? बिल्कुल। ये सर ने कही है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये लाइन कि सर ने क्या चीज़ें मिली। तो कैडेट्स, यहाँ पे सर की आपको इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही है, साथ में मैं आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है एनसीसी के कैंप से रिलेटेड या किसी भी तरह की चीज़ों से रिलेटेड, ए सर्टिफिकेट बी या सी से रिलेटेड, तो सर को आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आप देख सकते हैं, ठीक है। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन और पिन में भी कमेंट कर दूंगा। और नेक्स्ट चीज़ ये कि सर को जय हिंद जरूर लिखिएगा, एक बार सर को फॉलो भी कीजिएगा। सर ने काफ़ी सारे एनसीसी रिलेटेड चीज़ें भी डाल रखी है, तो आपको देखने को मिला कि सर ने किस तरीके से एनसीसी जर्नी की है, और वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ मोटिवेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको एनसीसी इस कारण भी ज्वाइन करनी चाहिए कि अभी क्या है कि वैकेंसी बढ़ चुकी है। हमारे डायरेक्टरेट जो जनरल्स वगैरह होते हैं, इन्होंने बताया कि एनसीसी को और महत्व दिया जाएगा और बढ़ाया जाएगा और वैकेंसीज बढ़ाई जाएगी। अगर वैकेंसी बढ़ाई जा रही है तो कुछ सोचा होगा उनने, और आप जानते हो कि सारी सशस्त्र सेना बल या कुछ भी हो गया, तो सारी चीज़ों में इसको प्रायोरिटी दी जाती है, इतने मार्क्स मिलते हैं, इतना बेनिफिट मिलता है। मैंने अभी बहुत सारी एग्ज़ाम देखी है, जैसे कि अपना कृषि विभाग में हो गया, कृषि विभाग में अभी कुछ वैकेंसीज निकली थी, तो मैंने 1-2 साथ वाले को ही देखा, तो वो उनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट नहीं था, तो जो सी सर्टिफिकेट था उनको प्रायोरिटी देके उनको जॉब मिल गई। ये मैंने खुद देखा है, तो कुछ अच्छा लगा कि हाँ यार, अपन मतलब मैंने भी सी सर्टिफिकेट किया है, तो मतलब इतना कुछ कि इतना बेनिफिट मिलता है, वो चीज़ हमने देखी है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है, आपको बेनिफिट मिलेगा, और करने में क्या है, इतना किया है तो और कुछ आगे कीजिए, और बेनिफिट मिल रहा है तो बिल्कुल कीजिए। मतलब कि एनसीसी से आपको ऐसा नहीं कि एनसीसी हम कर लेंगे तो हमको जॉब लग जाएगी, नहीं, ये गलत मानसिकता है। एनसीसी कर ली तो आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच अमन सर। एक लास्ट मोटिवेट लाइन आप कैडेट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक एनसीसी जर्नी है, इसको तो आप, है ना, आप एक ये नहीं करो कि एनसीसी चल रहा है, जियो इसको। एक एनसीसी मतलब जो चल रहा है उसको जी के जियो, मतलब जियो हर चीज़ को,
जी के कुछ काम करो, और ये कंफर्ट जोन वगैरह जो होता है ना, तो थोड़ा सा उसके हट से बाहर के आके फिज़िकली मेंटली प्रिपेयर हो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये चीज़ें आपको एनसीसी वगैरह मतलब कुछ आगे, बहुत आगे ले जाएगी। आपकी डेवलपमेंट आपको दिखेगा, आपके क्या हो, आप क्या थे। मैं कुछ था, मैं ये बोल रहा हूँ, ये पूरी एनसीसी की देन है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, एनसीसी की देन है, क्योंकि इतना इम्प्रूवमेंट नहीं था। मैं भी एक साइड में बंदा सा था, नॉर्मल सा, कि क्लास में बैठता, नॉर्मल सा पढ़ता, कुछ किसी से बोलना इतना कुछ वो नहीं था। बट आज मैं बोल पा रहा हूँ, मैं इतना यहाँ पे खड़ा हूँ, ये एनसीसी की देन है। तो मतलब कुछ इम्प्रूव होगा, मूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। आगे आपको फ्यूचर देखना है, आपको फ्यूचर में कुछ करना है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ने के लिए आपको एनसीसी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है। साथ कैडेट्स जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, कि जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट पत्थर पर, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो आपको तपना पड़ेगा, आपको जलना पड़ेगा, हर चीज़ से निकल के आना पड़ेगा और फिर निखरना पड़ेगा, जब जाके आप एक अच्छा प्रॉपर तरीके से आप कुछ आगे बढ़ पाओगे। और आपकी एक अलग पहचान बनानी है। अगर आपको पहचान बनानी है तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के इस जीवन में कुछ मिलना असंभव है। थैंक यू सो मच अमन सर, आपने बहुत अच्छा मोटिवेट किया कैडेट्स को। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और अमन सर से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। आई होप आपको भी इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अमन सर ने किस तरीके से चीज़ें की पूरी एनसीसी जर्नी में 5 साल में, ठीक है। और कुल मिला के बात ये है कि कुछ हासिल होना हो, आप खुद को डेवलप कर लेंगे, वो अपने आप में एक अलग ही अचीवमेंट होता है। तो कैडेट्स, मैं सोचा कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अमन सर ने शायरी सुनाई है, तो हम चाहते हैं कि अमन सर की सिंगिंग भी सुन ही लेते हैं। तो अमन सर एक छोटा सा कुछ चंद लाइनें अपने लफ्ज़ों में बयां कीजिए। बिल्कुल, थैंक यू कैडेट्स। जैन कैडेट्स, मैं आपके सामने एक सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ। कि मैं समझा कि तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। जय हिंद, थैंक यू। क्या बात है अमन सर, थैंक यू सो मच। कैडेट्स, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अमन सर की शायरी भी और अमन सर के सिंगिंग भी, ओके बताइए, ठीक है। अमन सर की इंस्टा आईडी दिख रही है, इसको फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें गिफ्ट देना चाहूंगा। सबसे पहले ये वो प्लेलिस्ट है जिसमें हमारे ईबीएसबी कैंप के सारे ब्लॉग्स है, तो आप अमन सर वगैरह और हम सब ने कैसे एंजॉय किया उसको देख सकते हैं। साथ में आप यहाँ नीचे एक प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इसमें जितने भी इंटरव्यूज अभी जितने भी कैडेट्स के हैं उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो सारे इंटरव्यूज देखो, IMS रिलेटेड है, RD से रिलेटेड, TS से रिलेटेड है, काफी सारे कैंप से रिलेटेड है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कोई डाउट हो तो कमेंट करेगा, अमन सर को फॉलो करेगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।